हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम विज्ञान को पढ़ रहे थे। हमने कक्षा 6 और कक्षा 7 का पूरा कंप्लीट कर लिया है। हम कक्षा 8 का पढ़ रहे थे, इसमें हमने 2 लेक्चर लिया है। आज हम पढ़ेंगे, चलिए, अध्याय 6 घर्षण के कारण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक वस्तु की सतह पर दूसरी वस्तु की सतह द्वारा जो बल लगता है उसी को क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है। ठीक है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसकी सतह पर दूसरी वस्तु की सतह द्वारा जो बल लगता है। ठीक है, मान लीजिए ये पेन है, अगर इस पे अगर देखिए चल रहा है तो क्या इस पेन द्वारा इस जो ये कॉपी है इस पे क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है। इसी बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, और जो घर्षण बल होता है गति के क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। इसको समझिए। मान लीजिए अगर ये इस दिशा में क्या बढ़ रहा है ये पेन, ठीक है, तो इसका जो लगेगा गति किस दिशा में लगाएगा? इसके विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, इसमें वस्तु का सतह इसको प्रभावित करता है। ठीक है, वस्तु का सतह अगर ज़्यादा चिकना है तो उसमें क्या होगा? घर्षण कम रहेगा। ठीक है, अगर खुरदुरा है तो घर्षण ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। खुरदुरे सतह का घर्षण बल ज़्यादा होता है तथा चिकने सतह का क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो जो वस्तु का सतह होता है ये घर्षण को प्रभावित करता है। चलिए हम देख लेते हैं घर्षण के प्रकार। तो एक होता है अस्थैतिक घर्षण बल। ठीक है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। ठीक है, क्या हमने देखा? जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तथा विरामावस्था में होती हैं। ठीक है, तो उनके बीच लगने वाला घर्षण बल अस्थैतिक घर्षण बल होता है। ठीक है, हमको यहाँ से ये समझ में आ गया कि घर्षण बल क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद सर्पी घर्षण बल। एक मिनट। ठीक है, सर्पी घर्षण बल किसे कहा जाता है? जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? सर्पी घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। हमने यहाँ से क्या पढ़ा? अस्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल तथा घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक देखा। खुरदरे सतह का घर्षण बल ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं घर्षण बल के लाभ। इस बल के कारण हम चल लिख पाते हैं। ठीक है, अगर हम चल पा रहे हैं तो किसके कारण चल पा रहे हैं? घर्षण बल के कारण। लिख पाते हैं, अगर हम पेन से लिख पा रहे हैं तो किसके कारण लिख पा रहे हैं? घर्षण बल के कारण। ठीक है, इसी बल के कारण गतिमान वस्तुएं रुकती हैं। ठीक है, अब देखिए अगर घर्षण बल नहीं होता तो कोई गतिमान वस्तु कभी रुकती नहीं। ठीक है, तो घर्षण बल के कारण ही गतिमान वस्तुएं रुकती हैं। घर्षण से क्या ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि क्या घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है? तो घर्षण से दो सतहों के बीच में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, हानि इसका देखें, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। ठीक है, मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे घिस जाती हैं जो टायर वगैरह, अगर देखिए सड़क पे जो टायर चलता है तो ये क्यों घिसता है? घर्षण बल के कारण ही टायर क्या होता है? घिस जाता है। ठीक है, अगर हम देखें घर्षण बढ़ाने के क्या उपाय होते हैं? टायरों को खांचेदार बनाया जाता है, जूते को खांचेदार बनाया जाता है कि जिससे क्या हो, वो खुरदुरा रहेगा तो उसमें घर्षण बल अधिक रहेगा। अभी हमने बताया कि अगर कोई तल खुरदुरा है तो उसमें घर्षण बल अधिक रहेगा, अगर कोई क्या है खुरदुरा नहीं चिकना है तो उसमें घर्षण बल कम होगा। ठीक है, घर्षण बल को घटाने का उपाय क्या है? कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये जो रहता है घर्षण बल को कम किया जाता है। ठीक है, मशीनों में तेल लगाया जाता है, ग्रीस ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, घर्षण बल को घटाने के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम तरल घर्षण। तरल घर्षण क्या होता है? एक मिनट। तरल घर्षण देखें तो तरल पदार्थ के सतह के बीच भी घर्षण होता है। ठीक है, तरल पदार्थ के घर्षण को क्या कहा जाता है? कर्षण भी कहा जाता है। तो एग्जाम में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ के घर्षण को क्या कहा जाता है? तो उसको कर्षण भी कहा जाता है। विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में घर्षण अधिक होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई विरल माध्यम है, उसकी अपेक्षा सघन मतलब जहाँ पे ज़्यादा घना है। ठीक है, तो जो सघन माध्यम में घर्षण अधिक होता है। ठीक है, विरल माध्यम में कम होता है। ठीक है, जैसे अगर हम विरल माध्यम अगर वायु में देखें तो वायु में घर्षण कम होगा, लेकिन तो अगर हम जल में देखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा, उसमें घर्षण अधिक रहेगा। ठीक है, अगर हम मान के आधार पर घर्षण बल देखें तो सबसे अधिक मान अस्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, उसके बाद सर्पी घर्षण बल का होता है, उसके बाद लोटनिक घर्षण बल का होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा घर्षण बल ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देख लेते हैं।
चलिए यहाँ से हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें, ठीक है। मान लीजिए कोई सापेक्ष दो पृष्ठ हैं, ठीक है, वो सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल होगा केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं ठोस हो, केवल तभी कार्य करता है जब वस्तुएं दोनों में से एक द्रव हो, केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में एक गैसीय हो। इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस, द्रव या गैस है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस पर यह निर्भर नहीं करता है कि वस्तुएं ठोस है, द्रव है या गैस है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी चाकू को घिसकर तेज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी सतह सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है पत्थर की, प्लास्टिक के गुटके की, लकड़ी के गुटके की, कांच के गुटके की, ठीक है। तो इसमें चाकू को अगर घिसकर हमको उसका तेज करना है तो हमको कौन सा रहेगा? पत्थर के, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऐसे हमने देखा एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना का कार्य सबसे अधिक दूरी चलेगी, ठीक है। मिट्टी की कच्ची सतह पर, पालिश की हुई संगमरमर की सतह पर, सीमेंट की पक्की सतह पर, ईंटों की सतह पर, ठीक है। तो हमने क्या बताया था अभी आप लोग को बताया कि अगर खुरदुरी सतह है तो उस पर घर्षण बल अधिक लगेगा, ठीक है। तो घर्षण बल जब अधिक लगेगा तो उसमें घर्षण ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसकी गति कम हो जाएगी, ठीक है। वो कम दूरी तक जाएगा। अगर वो चिकना सतह होता तो कुछ दूरी तक जाता। तो इसमें हमारा क्या पूछा है? खिलौना कार सबसे अधिक दूरी तक चलेगी, ठीक है। किस पे? मिट्टी की कच्ची सतह पर, तो इस पे घर्षण बल अधिक होगा तो इसमें कम चलेगा। पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर तो इस पे ज़्यादा दूर तक जाएगा। सीमेंट की पक्की सतह पर इस पर भी जाएगा, बट ये जो पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह है इस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें घर्षण बल बहुत कम लगेगा, ठीक है। ईंटों की सतह पर तो ईंटों की सतह में ये खुरदुरा रहता है थोड़ा, तो इसमें घर्षण बल अधिक रहेगा तो ये जल्दी रुक जाएगा, ठीक है। तो हमारा पॉलिश की हुई संगमरमर जो ये चिकनी सतह रहेगा इस पर घर्षण बल कम लगेगा तो ये सबसे दूर जाएगा, ठीक है। तो पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर हमारा ऑप्शन भी सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम दरवाजा के कब्जों पर तेल लगा दें तो घर्षण क्या बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभी हमने बताया कि घर्षण बल को कम करने के लिए तो हम क्या करते हैं, उसको उस पर ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, ठीक है। और ये सब लगाते हैं कि उसको कम करने के लिए, ठीक है, कि घर्षण बल कम हो जाए। तो हम जब दरवाज़ों के कब्जों पर तेल लगाते हैं तो इससे घर्षण बल कम हो जाएगा और ये दरवाज़ा जल्दी खुलने बंद होने लगेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, सही है। पानी में चलती हुई नाव पर भी घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर भी क्या लगता है? घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। पानी से भरी बाल्टी की पेदी पर, मान लीजिए क्या है, पानी से भरी बाल्टी की पेदी पर रखे गेंद पर घर्षण बल लगता है, ठीक है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? मैदान में अगर कोई क्या रहा है, लुढ़क रहा है गेंद, तो इसमें भी घर्षण बल लगता है। पानी में चलती हुई नाव पर भी घर्षण बल लगता है। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल है उस पर भी घर्षण बल लगता है, लेकिन तो पानी से भरी बाल्टी की पेदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन डी गलत है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है। रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है। रुकने से पहले वह गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए वह, ठीक है, क्या दिया गया है? कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर, ठीक है, लुढ़का रहा है। रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है। रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, ठीक है। जैसे अभी कम कर रहा है वह ज़्यादा करे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? वह लड़का क्या करे? लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकता है, गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है, लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है, लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकता है, ठीक है। तो इसमें ये लड़का क्या कर सकता है? ये लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है, ठीक है। अभी हमने इसका बताया था कि अगर हमको घर्षण बल को क्या करना है? कम करना है। घर्षण बल कम होगा तो मतलब उन दोनों के बीच में जो घर्षण होगा वो कम होगा तो चीज़ें दूर तक जाएंगी, ठीक है। तो उसको करने के लिए अगर हम लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर वो लड़का छिड़क देता है तो यह दूर तक जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ते पर ढीली मिट्टी है, दूसरे रास्ते पर पॉलिश किया हुआ संगमरमर लगा है,
तीसरे रास्ते में ईंट लगी हुई है और चौथे रास्ते पर बजरी बिछी है। ठीक है, तेज वर्षा हो रही है और पहली कोई एक लड़की है, मुख्य सड़क तक पहुंचना चाहती है। जिस रास्ते पर उसके फिसलने की सबसे कम संभावना है वह रास्ता जिस पर है ढीली मिट्टी पर, अगर ढीली मिट्टी पर जाएगी तो वो गीली, क्योंकि बारिश हुआ है तो गीली मिट्टी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये उस पर फिसलने की ज़्यादा संभावना रहेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। पालिश किया हुआ संगमरमर लगा है, अगर पालिश किया हुआ संगमरमर लगा, इस पर पानी गिरेगा तो ये और फिसलने का डर रहेगा। ईंटें बिछी हुई हैं, ठीक है, और क्या है, बजरी बिछी हुई है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा, क्या है, जिस पे बजरी बिछी हुई है। ठीक है, अगर बजरी बिछी हुई है तो उस पर फिसलने का सबसे कम संभावना है। ठीक है, चलिए फिर एक ईंटें भी फिसलने का है, लेकिन तो सबसे कम अगर हम पूछे तो बजरी जिस पर बिछी हुई है उस पर फिसलने का सबसे कम रहेगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। चलिए अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। अगला चैप्टर है हमारा सूक्ष्म जीवों का संचार, अध्याय 7 है ये। NCERT में इसका नाम दिया गया है सूक्ष्म जीव, जीवाणु एवं शत्रु। ठीक है, इसमें से कुछ हमारे जीवाणु जो होते हैं कुछ शत्रु होते हैं, कुछ हमारे मित्र होते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। गर्मी के बाद बारिश की पहली जो मिट्टी होती है, अगर बारिश के बाद अगर हम देखें जो पहली बारिश होती है, ठीक है, उसमें जो मिट्टी होती है, मिट्टी की सोधी सोधी खुशबू, मिट्टी में पाए जाने वाले असंख्य जीवाणुओं की खुशबू होती है। ठीक है, अगर हम देखें कि बारिश होता है, जब पहली बारिश होती है तो देखते हैं हम क्या, जो मिट्टी होती है थोड़ी सोधी सोधी उससे खुशबू आती है। ठीक है, यह खुशबू किसकी रहती है, उस मिट्टी में पाए जाने वाले जो असंख्य जीवाणु होते हैं उन्हीं की ये खुशबू होती है जो हमको सोंधी सोंधी आती है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें हमको क्या देखना है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनको हम कैसे देखते हैं, एक मिनट, तो जो ये होते हैं इनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। ये वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा दिखा सकता है। ठीक है, अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो वस्तु होता है उसकी वास्तविक आकार से कई गुना यह बड़ा दिखाता है। ठीक है, विद्यालय के प्रैक्टिकल लैब में सामान्यतः पाए जाने वाला जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो 25 से 400 गुना बड़े चीज़ों को वो दिखाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ अगर छोटी है तो वो 25 से लेकर 400 गुना बढ़ाकर चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखें, इस यंत्र में जिस लेंस से हम देखते हैं उसे नेत्रिका कहते हैं। उसके नीचे चकती पर 2 या 3 लेंस लगे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, यहाँ से हम आप लोग को फिगर दूसरे लेक्चर में दिखा देंगे, अभी आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, किसी वस्तु का आकार नेत्रिका और वस्तु लेंस के क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिएगा। किसी वस्तु का जो आकार होता है सूक्ष्मदर्शी में जो नेत्रिका लगा रहता है और वस्तु लेंस की क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम पहला देखते हैं। पहला जो माइक्रोस्कोप था, सूक्ष्मदर्शी था, उसको लीवेनहॉक ने बनाया था 1688 ईस्वी में। ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी 1857 में किया था, और किण्वन पर ये जो बताया था उस प्रक्रम को ईस्ट के कारण होता है। ठीक है, उन्होंने बताया क्या कि जो किण्वन की प्रक्रम हो रहा है ये ईस्ट के कारण होता था। कब बताया था, 1857 में। ठीक है, फिर देख लीजिए सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। इसको प्रमुख अगर हम देखें तो 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। ठीक है, फिर आगे चल के फिर इसको विषाणु। तो ठीक है, टोटल कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, अगर जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल और विषाणु। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। जीवाणु हम देखें तो जीवाणु की खोज किसने किया था, एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखी रहेगा। ये सभी स्थान पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता होती है क्या कि इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो जीवाणु के बारे में याद रखी रहेगा। तो जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, ये स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, सहजीवी एवं मृतपजीवी होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में पूछ सकता है कि जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये स्वपोषी, विषमपोषी, परजीवी, सहजीवी एवं मृतपजीवी होते हैं। ठीक है, इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इनका आकार जैसे बेलनाकार हो सकता है, उसके छड़ाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, कोमाकार जिसको विब्रियो कहा जाता है वैसे हो सकता है, एवं सर्पिलाकार हो सकता है। ठीक है, ये सब हमने जीवाणु के बारे में देखा था। ठीक है, इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, द्विविभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो जीवाणु होते हैं उसमें कैसा प्रजनन होता है। तो अलैंगिक प्रजनन होता है द्विविभाजन के द्वारा। ठीक है, एवं लैंगिक प्रजनन जो होता है संयुग्मन के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहिएगा
रखिएगा। अलैंगिक प्रजनन द्विविभाजन के कारण होता है एवं लैंगिक प्रजनन जो होता है संयुग्मन के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ से हमने ये देखा। फिर हम चलिए देख लेते हैं जीवाणु से लाभ। ठीक है, फिर हम यहाँ से देखते हैं जीवाणु से क्या लाभ होते हैं। ये पटसन, जूट एवं सन के रेशों से निकलने में मदद करते हैं। ठीक है, ये राइजोबियम नामक जीवाणु जो होते हैं, जो मटर कुल के, जो जैसे कोई मटर कुल का पौधा है उसके जड़ों में ये पाया जाता है। जैसे जितने भी दाल होते हैं उनके पौधों के जड़ों में ये पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु। ठीक है, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करता है। ठीक है, याद रखिए रहेगा। पनीर, दही, सिरका बनाने में इससे मदद मिलता है जीवाणु के द्वारा। ठीक है, प्रतिजैविक औषध बनाने में। ठीक है, इसको हम देखते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस होता है ग्रीसियस। ठीक है, जिसको क्या बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोक्सिस होता है इरेथ्रस से इरेथ्रोमाइसिन बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये। हानि इससे हम बताएं कि इससे क्या हानि होता है। ठीक है, तो इसका हानि हम देखें तो बीमारियां इससे फैलती हैं। ठीक है, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक का जीवाणु भोजन को विषाक्त बना देता है। ठीक है, तो इससे याद रखिए रहेगा क्लास्ट्रीडियम और बाटुलिनम। ठीक है, अगला हम देखते हैं शैवाल के बारे में। अब देखते हैं, ये स्वपोषी होते हैं एवं इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं। शैवाल के बारे में ये है, हरे, नारंगी, पीले, लाल एवं काले रंग के ये होते हैं। ठीक है, लाल सागर का लाल रंग जो है इसी लाल शैवाल के कारण ही होता है। ठीक है, शैवाल के अगर हम लाभ देखें, ये चूना पत्थर बनाने में मदद करते हैं। हानि इनका देखें तो ये पेयजल को गंदा कर देते हैं तथा ये जलीय जीवों के लिए भी हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो ये हम शैवाल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लिए। अब चलिए हम प्रोटोजोआ के बारे में देख लेते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में हम देखते हैं तो ये क्या होता है, ये एक कोशिकीय जीव होता है। ये जलीय जीव है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये सब प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, हानि इससे होता है ये बीमारियां फैलाते हैं। फिर हम कवक के बारे में देखते हैं। ये ससीम केंद्रक होते हैं तथा बहुकोशिकीय एवं पररहित जीव होते हैं। ठीक है, गर्म एवं आर्द्र क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं जो कवक होते हैं। इनकी कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। और ये जो कवक होते हैं ये विषमपोषी होते हैं। ठीक है, ये लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखें तो राइजोपस, पेसिलियम एस्पेरिलिजस। ठीक है, इतना हो गया, ये हमारे कवक होते हैं। यहाँ से हमको ये समझ में आ गया। चलिए हम कवक के लाभ देख लेते हैं। जो कवक होते हैं इसका हम देखते हैं तो इनके जो लाभ है, प्रतिजैविक औषधियाँ बनाने में, ईस्ट निर्माण में इनका लाभ होता है। ठीक है, अब हम विषाणु के बारे में देख लेते हैं। इसकी खोज डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोजैक नामक बीमारी में की थी। ठीक है, ये सजीव व निर्जीव दोनों होते हैं। ठीक है, पादप के विषाणु में केवल आरएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ से फिर हम देख लेते हैं सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु जो होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा जो पौधे में होने वाले कुछ सामान्य रोग होते हैं, क्योंकि ये हमारा दिया गया है SCERT और NCERT दोनों में, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ पादप रोग देख लेते हैं और कुछ किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं तथा संचरण का तरीका क्या होता है। ठीक है, नींबू में जो कैंकर रोग होता है ये किस सूक्ष्म जीव, इसमें किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। इसका संचरण कैसे होता है, वायु के कारण होता है। ठीक है, तो नींबू में जो कैंकर रोग होता है के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है और वायु से ये फैलता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख। गेहूं का जो रस्ट रोग होता है यह कवक के कारण होता है, वायु एवं बीज में। ये वायु एवं बीज से फैलता है। ठीक है, गेहूं का रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है, वायु एवं बीज से ये फैलता है। ठीक है, भिंडी में पीत रोग वायरस के कारण होता है, ये कीट से फैलता है। ठीक है, ये हमारे NCERT पुस्तक में दिया गया है, तो इससे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग याद रखे रहिएगा। फिर यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है, हमारा दिया गया है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग क्या क्या है। ठीक है, क्षय रोग ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसका संचरण वायु के द्वारा होता है। ठीक है, खसरा जो होता है ये वायरस के कारण होता है, चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है और पोलियो वायरस के कारण हो सकता है। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा है, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये तीनों वायरस के कारण होता है। क्षय रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, इसका ये वायु ये तीनों किससे फैलते हैं, चारों वायु से फैलते हैं, इतना याद रखिए रहेगा। ये क्या होता है, इसमें बचाव के उपाय जो होते हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी का जो खाना होता है व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। ठीक है, उचित समय पर इसका टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया, जो क्षय रोग होता है, खसरा और चिकन पॉक्स और पोलियो, तो इसमें से जो क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण होता है, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ से हम देखते हैं तो हैजा जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। और ये जल और भोजन से ये फैलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली बात पके भोजन व उबला पेयजल एवं टीकाकरण, उबला पेयजल का उपयोग करना चाहिए एवं समय समय से टीकाकरण करवाना चाहिए, ठीक है। हेपेटाइटिस ए जो है ये वायरस के कारण होता है, ठीक है। ये भी किससे फैलता है, जल से। उबले हुए पेयजल का प्रयोग और टीकाकरण का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, ठीक है। ये भी किससे होता है, मच्छर से ये फैलता है। मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले रोग, ठीक है। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट दिया गया, इसको भी याद रखे रहिएगा। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक होता है, ठीक है। तो ये अलग से देखिए इसे करके दिया गया एनसीईआरटी में, तो आप लोग इसको याद रखे रहिएगा। रॉबर्ट कोच ने किया था सन 1876 में, ठीक है, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु का, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, एंथ्रेक्स नामक रोग का यह कारक होता है, ठीक है। और हमने अभी बताया था कि पौधों में रोग उत्पन्न वाले सूक्ष्म जीव का, तो इसके बाद हमने देख लिया है, ठीक है, पहले ही देखा था। चलिए और देखते हैं। यहाँ से फिर हमारा टॉपिक दिया गया है खाद्य परिरक्षण, कि खाद्य को हम कैसे क्या कर सकते हैं, खराब होने से हम उसको कैसे बचाएं, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं कैसे उसको करें। तो हम रासायनिक उपाय अगर देखें तो नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहा जाता है, ठीक है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम क्या है, मेटाबाइसल्फाइड है, सामान्य ये क्या होता है, परिरक्षक होता है, ठीक है। जैम व स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है, ठीक है, याद रखे रहेगा। नमक द्वारा परिरक्षण हम देख लेते हैं। नमक द्वारा जो होता है, सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए होता है, काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है ये, ठीक है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली की सूखे नमक से ढक देते हैं तथा नमक का उपयोग आम, आंवला और इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा हम देखते हैं तो क्या होता है, जो जैम है, जेल है और स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है, ठीक है। चीनी के प्रयोग में खाद्य पदार्थ की नमी में कमी, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, ये जो हमारा चीनी होता है ये जीवाणु की वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक है। तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण कैसे किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं। तेल एवं सिरके द्वारा अगर हम परीक्षण देखें तो तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इनमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। गर्म एवं ठंडा करना, इसको हम देख लेते हैं। अगर हम दूध को देखें कि दूध को कैसे पाश्चरीकृत किया जाता है, तो दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, ठीक है, जो पाश्चरीकृत दूध होता है, ठीक है। इसके लिए दूध को ये क्या होता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक उसको ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने किया था, ठीक है, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आपने क्या सीखा, ठीक है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, ठीक है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु जो होते हैं इनसे अलग लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं विषाणु जो कि होता है केवल परपोषी होता है, जैसे जीवाणु पादप या जंतु में गुणन करते हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम। यहाँ से आगे हम देखते हैं
कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं लैंगियम पौधों की जड़ों तथा कंतिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि आती है। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं, नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये भी याद रखी रहेगा। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जिसे निर्मोचन वायुमंडल में होता है। ठीक है, जिसका क्या होता है, निर्मोचन कहाँ होता है, ये सब वायुमंडल में होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ से चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सूक्ष्मजीव क्या होते हैं तथा मित्र एवं शत्रु। ठीक है, उसको देख लेते हैं। सूक्ष्मजीवों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस जो विषाणु या वायरस द्वारा होते हैं। ऑप्शन बी हमारा कौन सा है, इसको देखते हैं। टाइफाइड और खसरा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। फिर ऑप्शन 3 देखते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। ठीक है, इसमें हम देखें तो कौन सा सही है। उपरोक्त में सूक्ष्म जीवों में जो क्या होता है, 1 मिनट रुक जाइए, हम देखते हैं इसको। इसमें हम देखते हैं तो हमारा जो पहला कथन है, कथन 1, इसमें से देखें हमारा कथन 1 क्या है, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ये विषाणु या फिर वायरस के द्वारा ये होते हैं, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 टाइफाइड और खसरा जो जीवाणु के द्वारा दिया गया है। ठीक है, परंतु ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि जो खसरा होता है जीवाणु के द्वारा नहीं बल्कि ये किसके द्वारा होता है, ये अगर हम देखें तो ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखें टाइफाइड और जो खसरा होता है जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। ठीक है, तो हमारा कौन सा सही हो गया, ये हमारा टाइफाइड और खसरा जो होता है इसमें जीवाणु द्वारा होने वाले, तो खसरा किससे होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, अतिसार एवं मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 2 हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शैवाल स्पाइगोइरा है, प्रोटोजोआ क्लेमाइडोमोनास है, कवक जो है राइजोपस या फिर ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, तो प्रयुक्त सूक्ष्मजीवों में से कौन सा सही सुमेलित है, केवल एक और 3, केवल 2, 1, 2, 3 तीनों। ठीक है, इसमें देखते हैं तो उपरोक्त जो हमारा यह दिया गया है सूक्ष्मजीवों में स्पाइगोरा और ये जो हमारा दिया गया है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये शैवाल के उदाहरण है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है। प्रोटोजोआ के अगर हम सामान्य उदाहरण देखें तो अमीबा और पैरामीशियम है। ठीक है, और जो ये राइजोपोस है ये ब्रेड मोल्ड, पेंसिलम और ये जो एस्पेलर्जिस कवक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगर हमने कवक के भी उदाहरण बताए थे तो कवक के उदाहरण राइजोपस होते हैं और हमने बताया था पेंसिलियम जो होता है, एस्परजियस जो कवक होते हैं ये सब कवक के होते हैं, लेकिन तो प्रोटोजोआ का यहाँ पे गलत दिया गया है। तो हमारा 1 और 3 क्या है, हमारा सही है। ऑप्शन बी हमारा 1 और 3 सही है। बाकी का ये जो दूसरा वाला है ये प्रोटोजोआ से नहीं होता, ये क्या है, ये जो क्लेमाइडोमोनास दिया गया है ये शैवाल होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्या दिया गया है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है, जीवाणु की, कवक की, विषाणु की। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ये सही है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जीवाणु की आवश्यकता होती है। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें अगर हम बताएं तो उसमें क्या होता है, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक क्या होता है, जीवाणु प्रमुख होता है। ठीक है, जो दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जीवाणु द्वारा ही पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के निर्माण में भी ये सहायक होता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ से हम देखें तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया ये खमीर या उसी को खमीर को ईस्ट कहा जाता है, निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं, 1 मिनट। तो देखते हैं हम यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं क्या होता है, जब खाद्य पदार्थों में खमीर या ईस्ट मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये जो खमीर या ईस्ट होते हैं ये तीव्र गति से जनन करने लगते हैं। ठीक है, तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। ठीक है, गैस के बुलबुले जो होते हैं खमीर वाले खाद्य पदार्थ का आयतन बढ़ा देते हैं। यही बेकिंग उद्योग में खमीर के उद्योग का आधार होता है। ठीक है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं, इसके बारे में हमने बताया था। तो ये जो खमीर और ईस्ट होता है ये श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए यहाँ से फिर हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल परपोषी कोशिका के ही भीतर जनन करता है, जीवाणु, विषाणु, अमीबा या फिर फफूंदी। ठीक है, तो हमने बताया था कि केवल परपोषी कोशिका के भीतर ही जनन करता है, तो वो होता है विषाणु। ठीक है, चलिए ऑप्शन 2 देखते हैं। ऐसा मानव रोग जो विषाणु के कारण होता है, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा,
पेचिश, हैजा। तो इसमें से इन्फ्लुएंजा जो होता है ये रोग जो होता है विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्या दिया गया है, परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्म जीव किन औषधियों से मर जाते हैं। ठीक है, दर्दनाशक औषधियों से, प्रतिरक्षी औषधियों से, प्रतिजीवी औषधियों से या वैक्सीन से। ठीक है, तो ये किससे मरते हैं, प्रतिजीवी औषधियों से ये मर जाते हैं। ठीक है, ये हम देख रहे हैं ऑप्शन। अब क्वेश्चन 4 देखें तो इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाने वाले 2 सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखें फफूंद और प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। उसके बाद हमारा क्या है, शैवाल और फफूंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जो लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध बनाते हैं 2 सूक्ष्मजीव, वो कौन से होते हैं। लाइकेनों के भीतर सहजीवी संबंध मैंने बताया, तो ये किसके, शैवाल और फफूंद के बीच में। ठीक है, तो ये इसी को फफूंद को ही कवक कहा जाता है। तो शैवाल और कवक के बीच में जो सहजीवी संबंध पाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, तो आप लोग याद किए रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि डबल रोटी बनाने के दौरान, जिसमें हमने बताया कि डबल रोटी में जो ईस्ट या खमीर का होता है, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, वह रोग जो एक प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा उत्पन्न होता है और कीट द्वारा फैलता है, डेंगू, मलेरिया, पोलियो, खसरा। तो इसमें से हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ प्राणी द्वारा जो फैलता है वो क्या होता है, मलेरिया, जो ठीक है मच्छर के द्वारा फैलता है, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के द्वारा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं साथ। पहेली एक लड़की है, पहेली ने अपने बगीचे में 2 गट्टे ए और बी खोदे। ठीक है, उसने खेती से कुछ बचे कुचे अंशों की पॉलीथीन की थैली में भरकर एक गड्ढे में डाल दिया तथा उसने उन्हीं चीज़ों को पॉलीथीन की थैली में भरे बगैर ही उसने क्या किया, बी गड्ढे में डाल दिया। बाद में उसने दोनों गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया। 1 महीने के बाद उसने क्या देखा। ठीक है, एक क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि कोई मतलब वो कोई सामान लेती है, उसको एक पॉलीथीन में भर के गड्ढे ए में डाल देती है। ठीक है, और कुछ सामान को क्या करती है, वो बिना पॉलीथीन में डाले ही गड्ढे में बंद कर देती है। तो इसमें क्या होगा, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो ये है, बी गड्ढे की अपेक्षा एक गड्ढे में अवशिष्ट पदार्थ जल्दी अपघटित हो गए। एक गड्ढे की तुलना में बी गड्ढे में अवशिष्ट पदार्थ तीव्र गति से अपघटित हो गए। दोनों ही गड्ढों में अवशिष्ट पदार्थ सर्वथा जल्दी अपघटित हो गए। दोनों ही गड्ढों में अवशिष्ट पदार्थ अपघटित हुए ही नहीं। ठीक है, तो जो पहेली थी, पहेली ने क्या किया था, जो पहले गड्ढे में भरा था वो पॉलीथीन में करके भरा था। ठीक है, तो पॉलीथीन जल्दी क्या होता है, अपघटित नहीं होता है। इसी वजह से क्या होगा कि ए गड्ढे की तुलना में बी गड्ढे में अवशिष्ट पदार्थ जो होता है वो तीव्र गति से अपघटित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी गड्ढे में क्या था कि वह बिना पॉलीथीन के ही था, इस वजह से वो जल्दी अपघटित हो जाएगा। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ होते अपघटित हो जाएंगे, बल्कि ए गड्ढे का बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वो किस में था, पॉलीथीन में था। ठीक है, चलिए फिर हमारा यहाँ से पूरा कंप्लीट होता है सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, जो बाकी के चैप्टर हमारे बाकी है। तब तक आप लोग इसको तैयार करिए। ओके।